खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक खबर थोड़ी देर पहले अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे आप, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की, और वहां पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और इक्विटी के हिसाब से करीब 2% इक्विटीज ने अपने हाथ बदले हैं और शेयर के अंदर चलना स्वाभाविक है और चला भी है। आप इसका ना कैंडल वाला चार्ट मत दिखाइएगा, इसका अगर लाइन वाला सिंगल दिखा सकते हैं आज का ही टुडे वाला, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिख पाएगा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज ये एक समय था आज से करीब 8-9 महीने पहले जब बहुत तेजी से और शानदार तरीके से चलता है शेयर, अब थोड़ा साइडवेज है, लेकिन अब आप देखिए अपने सिंगल लाइन के अंदर ये 3-3.5% की मजबूती, ये इसी इक्विटी साइज की वजह से है, 0.25% है और आई थिंक थोड़ा मजबूत हाथ में पहुंचा होगा। ये 53 लाख शेयर बनते हैं जिसपे ये ट्रेड हुआ है। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल बोथरा और साथ ही नरेश हैं, उनसे करते हैं बातचीत। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे आज हमने न केवल 15,700 को बचाया, 15,800 के ऊपर वापिस से भी आ गए। कल एक्सपायरी है सर, 16,000 के दर्शन हो जाएंगे? 15,900 जो आपका टारगेट है आई थिंक वो तो अचीव हो जाएगा। तो मेरा मानना आई थिंक जो हम कल फैक्टर्स की बात करते हैं और आज मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे कि कल FIIs लॉन्ग पोजीशन लेके गए थे इंडेक्स फ्यूचर्स में। काफी सारे जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे इंटरनल्स पे जो मैंने डिस्कस किया था, तो वो सारे इंडिकेट कर रहे थे कि पॉजिटिविटी थी, बट बिकॉज यूएस हैंडओवर थोड़ा नेगेटिव था तो उसकी वजह से हमारी ओपनिंग नेगेटिव रही। तो मेरा मानना है कि हम शायद एक ऐसे जोन में जहाँ पे लो मंदी या लेस मंदी इज अ न्यू तेजी। Yes. तो अगर हम कंपेयर करें यूएस मार्केट से, बिकॉज हम जब चाहते हैं कि यूएस मार्केट हमें सपोर्ट करे तब निराश हो जाते हैं और वो टाइम पे होता है जब हम रेजिस्टेंस को पार करते करते थोड़ा सा। लेकिन इसने एक लेसन तो दिया है बाइंग ऑन डिप्स वाला। ये पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि आप भले ठीक है कमजोर खोलो लेकिन हम मजबूत बंद करके दिखाएंगे। कल भी निफ्टी के अंदर ऐसे हो, भले 18 पॉइंट हम ऊपर आए लेकिन आए। आज भी आप देखें तो टोटल रिकवरी आ रही है, भले हम फ्लैट बंद हो लेकिन आज निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है। तो कुणाल फिर आपके ट्रेड क्या है आज के? तो मैं लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा प्रेफर करूंगा और कल की जो थीम रहेगी सेम थीम रहेगी मेरी स्टॉक्स पे। पहला रहेगा आयशर मोटर्स पे। आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे अदर ऑटो स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करना चालू कर देंगे एक एक करके। आयशर मोटर्स पे बुलिश कॉल दूंगा, 3,000 का टारगेट, 2850 का स्टॉप लॉस। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मैंने कल भी इंडिकेट किया था, मैं उस पर अभी भी बुलिश रहूंगा और टारगेट्स को रेस कर सकते हैं 2650 का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक जो है वापस मोमेंटम पे आ चुका है। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो शायद इंडेक्स को भी ब्रेकआउट के पार लेके आ सकता है। तो 2650 का टारगेट रख सकते हैं रिलायंस पे, स्टॉप लॉस 2550। एक बस वेरी क्विकली कुणाल, निफ्टी तो चले फिर भी रेजिलियंस है, लेकिन बैंक निफ्टी पे क्या प्रेशर और बढ़ सकता है, ये भी यहाँ से रिकवर हो जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है शायद बैंक निफ्टी शायद अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज जो टोन है बैंक निफ्टी की, आई थिंक मैंने जब इंटरडे चार्ट्स 2 से 3 दिन से क्लोजली देख रहा था, HDFC बैंक के अलावा कोई भी स्टॉक में कोई मेजर बाइंग नहीं आ रही है। एक्सिस बैंक एक दिन डाउन, ICICI बैंक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी अदर मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में कोई मेजर पैटर्न नहीं है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि वो बैंक को लिफ्ट कर सके, वेटेज कम है। तो उस अनुमान से मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो मूड है मार्केट का वो अदर देन बैंकिंग स्टॉक्स। ऑलराइट, निफ्टी स्टॉक्स पर ज्यादा है। चलिए बिल्कुल, तो ये व्यू रहेगा। और लार्ज कैप स्टॉक्स पर यहाँ फिर से एक बार भरोसा करना चाहेंगे कुणाल। इस बार नरेश को देख लेते हैं, नरेश क्या व्यू बना रहा है बाजार पर? नरेश, आपके लिए क्या रेंज इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं? आप एक्सपायरी किन रेंज पर आपको लग रही है और ट्रेडिंग कॉल्स क्या ले रहे हैं आप? 15,900-950 एक डिफिकल्ट रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होता है पूरे मार्केट में। तब तक हम यही देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स से सपोर्ट मिलेगा, जैसे आज रिलायंस ने सपोर्ट किया है। कल जैसे रिलायंस और HDFC बैंक नहीं चले थे तो आज वो दोनों नहीं घिर कर और चल के थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। सो जब तक 2000 ये 15,950 क्रॉस नहीं होता है, ये फ्लिप फ्लॉप जोन रहेगा। 15,650, 15,700 नीचे में सपोर्ट और ऊपर 15,950। बट ब्रॉडर मार्केट में सिलेक्टिव मूव्स होते रहेंगे, सेक्टर रोटेशंस होते रहेंगे। सो वहीं से मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो है अशोक लेलैंड, जो क्लियर कट लीडरशिप दिखा रहा है लास्ट 2 दिन से। स्टॉक ने एक नया स्विंग हाई क्रॉस किया है और जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने देखा एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा मूव हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगा एक 170 तक मूव हो सकता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉप लॉस रखेंगे 139 का। और दूसरा रहेगा एक मिड कैप स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो 900 से 970 के रेंज में काफी दिनों से है। अगर ये 965, 970 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे मूव आ सकता है ऑलमोस्ट 1080, 1100 तक भी। सो वहां पे एक बाय रहेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 950।
नरेश, शुक्रिया आपकी कॉल्स और साथ ही बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। मिड कैप कैटेगरी में स्टॉक्स लगातार एक्शन दिखा रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर करीब 3% के अप मूव्स है। यहाँ पर एक राय, महिंद्रा एंड महिंद्रा और साथ ही अशोक लेलैंड, ये सेक्टर्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल स्पेस में लगातार एक्शन नजर आ रहा है, जिसके चलते ये हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर। चलिए, हमारे टेक्निकल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। राजेश पालविया हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाजार एक रेंज में जरूर रहा, लेकिन निचले स्तरों से जो रिकवरी बाजार ने दिखाई है काबिले तारीफ है। 15,841 के लेवल्स पर निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं धीरे स्लोली एंड इवेंचुअली एक रिकवरी मोड। इनफैक्ट ओपनिंग से देखें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले भी बेहतर रहा। आपकी राय, ट्रेडिंग व्यू क्या होगा? गुड आफ्टरनून मानसी। सो देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया कि मार्केट एक्सपायरी के चलते तो एक रेंज में ही रहते हुए दिखेगा, क्योंकि हायर साइड पे 15,900 और 16,000 की स्ट्राइक पे काफी कॉल राइटिंग है, जो कि एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा इस एक्सपायरी के लिए हमें लगता है। लेकिन जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे इवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें लगता है एक्सपायरी के बाद हम 15,900 या 16,000 के लेवल को डिसाइसिव ब्रेकआउट करते हुए दिखेंगे। फिर वहां से एक अपमूव को हमें लगता है कि यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि 16,100 16,200 तक भी यहाँ पे निफ्टी का मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे सेटअप के हिसाब से हमें लगता है निफ्टी में जब तक 15,700 750 के लेवल इंटैक्ट है, छोटी मोटी डिप जो भी मिल रही है वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा भी करेक्शन मिलता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो। हमारे स्टॉप लॉस अभी 15,700 पे है। लॉन्ग साइड का ही ट्रेड हमने कंटिन्यू करेंगे। टारगेट होंगे हमारे 15,950 से लेकर 16,000 तक के। बैंक निफ्टी में थोड़ा जरूर हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी में 33,600 33,700 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा सप्लाई बना रहेगा और वो एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। 33,700 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल बन सकता है, जो कि 34,200 की तरफ भी लेके जा सकता है। लेकिन हमें लगता है लुकिंग एट द डेटा सेटअप टुवर्ड्स एक्सपायरी, ये 33,700 एक रेजिस्टेंस जैसा ही काम करेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अदर साइड में देखें तो 33,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर इसके ऊपर रहेंगे तो भी हम छोटी मोटी डिप मिलेगी तो वहां पे बाय करके ही ट्रेड करेंगे। और जो टारगेट एम कर रहे हैं हम यहाँ से करंट लेवल से, वो 33,600 33,700 तक के बैंक निफ्टी पे हम टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है उसमें पहला स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। हालांकि पिछले 5-7 मिनट में काफी तेजी से मूव यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के मोमेंटम बने अडानी एंटरप्राइज में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 2280 से 2300 तक का टारगेट यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज में आते हुए दिख सकता है। तो ये होगा हमारा पहला स्टॉक बाय करने के लिए। दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर का। ऑटोमोबाइल ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरा सेक्टर। इसमें आइशर मोटर के अगर हम सेटअप को एनालाइज करें तो जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं, रेंज के मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आज यहाँ पे सप्लाई जोन को क्रॉस करते हुए दिख रहा है एशियन मोटर। तो हमें लगता है जो ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं वो स्टॉक को 2980 की तरफ लेके जा सकते हैं। तो 2885 के स्टॉप लॉस से आइशर मोटर बाय करने की सलाह रहेगी। तीसरा स्टॉक है वो है ऑयल एंड गैस से। उसमें गेल हमारे फोकस में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो गेल में हमें जिस तरीके के सेटअप बन रहे हैं, बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से जो रिवर्सल दिखा रहा है, हमें लगता है गेल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 145 148 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 136 के स्टॉप लॉस से गेल को भी बाय किया जा सकता है। तो ये 3 स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे अभी आज के लिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किए जा सकते हैं। जी बस भी करो, 3 शेयर हो गए। कल आपने 2540 वाली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल दिखाई, जिसको 54 रुपए रेट आप बता रहे थे सर, वो आज हो गया 54। कल 20-22 का भाव था ना, कल आप दिलवाए थे। 46 हो गया। 47 राजेश जी जरा बताना क्या हो गया, 54 हो गया रेट उसका। एमपीजी 54 को एक्सिट करके 60 रुपए का हाई लगता है, 52 रुपए का भाव से 55 रुपए के ऊपर 6 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग से आपने चीज बताई है, अब रिलायंस यानी कि अंबानी के साथ साथ अडानी के शेयर्स भी चल रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज एक बार जरा वापस से आप चार्ट पे भी दिखा सकते हैं। और राजेश जी ने एक बार इस पे अभी दी है कॉल अडानी एंटरप्राइजेज पे। सर एक बार मेरे को जो इसका वापस से टारगेट बताओगे अडानी एंटरप्राइजेज का। बिल्कुल। तो डिम्पी जी, हम अडानी इंटरप्राइज में 2280 से 2300 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और एक्सपायरी के आखिरी पड़ाव पे हम हैं, तो ये स्टॉक में हमें लगता है काफी अच्छा मूव यहाँ पे बनेगा। तो 2280 से 2300 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तक के आपका टारगेट आ जाएंगे। अच्छा मेरे को एक चीज आपसे और पता करनी है, अंबानी से पैसा निकाल के अडानी में डाल दे सर अब, क्योंकि अंबानी वाला काम हो गया, फिर वो भी चलेगा, अडानी और अंबानी दोनों रखें।
दोनों ही रखे, दोनों ही स्टॉक लग रहे हैं, दोनों ही ग्रुप में तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो रिलायंस का एक अलग फ्लेवर है और अडानी ग्रुप का एक अलग है, तो दोनों ही स्टॉक हमें लग रहा है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए दिखेंगे। जी समझ गए हम, आप सही कह रहे हैं। अडानी और अंबानी किसी को ना छोड़े, दोनों को पकड़े रखें। और फिलहाल आपको ये दिख ही रहा है, यहाँ पे अच्छी तेजी आपको दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2-2.5% और अब अडानी के शेयर्स पे भी 2300 रुपए तक का टारगेट आपको दे रहे हैं। एक ना खबर नीचे और आप देख पा रहे होंगे कि कच्चे तेल के खुले बाजार में बेचने को प्रस्ताव को अप्रूवल आ गया है। एक्चुअली खुले बाजार में बेचने का मतलब डीरेगुलेशन होता है, लेकिन ये क्रूड ऑयल है जिसको आप खुले बाजार में बेच सकते हैं। टिपिकली क्रूड को रिफाइन करके बेचा जा सकता है, तो यानी कि सीधा सीधा उन कंपनीज के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जैसे कि जो ऑयल मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनीज है या फिर जो रिफाइनर्स हैं टिपिकली उनके लिए। रिटेलर से इसका कुछ खास सरोकार होगा नहीं, क्योंकि रिटेल क्रूड अगर ले भी लेगा तो करेगा क्या। तो ज़्यादातर ये जिसे हम कहते हैं ना कि ये B2B वाली खबर है, बिजनेस टू बिजनेस वाली खबर है, बजाय B2C वाली खबर है। ये कंज्यूमर से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन ऑयल इंडिया और इससे जो रिफाइनर्स है या फिर जो तेल निकाल रहे हैं ज़मीन से, उनके लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए डीरेगुलेशन वाला पॉइंट आया। और ऑयल मार्केटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप देखें तो उनके प्राइस के हिसाब से बार्गेनिंग पावर को आप थोड़ा और फ्लेक्सी कर रहे हैं। IOC, BPCL, HPCL, इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको खबर आती हुई दिख रही है। IOC पे भी एक बार फटाफट से व्यू ले लेते हैं, फिर मानसी आगे बढ़ेंगे और सवाल पूछ लेंगे। एक बार राजेश जी आप ही जरा एक बार IOC का चार्ट देख लो, इस पूरी सीरीज के लिए लेना चाहता हूँ, जुलाई के लिए। जून तो हो रहा है, कल खत्म, ले सकते हैं क्या? स्ट्रक्चर अभी बाकी लोअर साइड में जो करेक्शन हुआ तो उसके बाद रिकवरी बनी है, लेकिन हमें लगता है कि जब तक ये 112-113 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 112 के ऊपर जरूर यहाँ पे हमें लगता है कि फिर मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होते हुए दिख सकता है। हालांकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो अभी भी वीक ही बने हुए हैं, तो पुल बैक का ट्रेड जरूर आ सकता है न्यूज के चलते हुए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये IOC पर एक व्यू रहेगा राजेश जी का। हमारे साथ अब हमारे पैनल पर मितेश पंचाल भी जुड़ गए हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आप बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं? आप एक्सपायरी के व्यू, आप तो खैर वंस इन अ वीक आते हैं, तो एक थोड़ा सा लॉन्गर व्यू भी देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब थोड़े दिन तो कम से कम रिबाउंस रह सकती है? कल एक्सपायरी के लेवल्स पर आपको दिखाई दे रही है, क्या इंडेक्स पे व्यू बन रहा है आपका? गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली हाई लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अभी हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम के जो एवरेजेस आते हैं उसके ऊपर जो टारगेट्स आते हैं वो लेके चलना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जब तक 16,500 डिसाइसिवली वीकली चार्ट के ऊपर क्रॉस नहीं होता, तब तक ये फ्लिप फ्लॉप वाले ट्रेड चलते रहेंगे। एक दिन तेजी का रहेगा, एक दिन मंदी का रहेगा और म्यूटेड ट्रेड रहेंगे। इसी हिसाब से अगर 34,500 जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट में क्रॉस नहीं होता, तब तक एक डिसाइसिव अपमूव नहीं आएगा। तो तब तक आई थिंक जो स्ट्रेटेजी है वो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक होनी चाहिए। और उसमें भी अगर आप देखें तो आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप आ नहीं रही है। ब्रॉडर मार्केट में कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें हमको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अभी का मार्केट जो है वो डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट है, स्विंग ट्रेडर के लिए, जहाँ पे आपका व्यू 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा और आपका अभी ओवरनाइट ट्रेड पे ज़्यादा प्रिसाइज जो है वो टारगेट्स आएंगे। लेकिन अगर वही ट्रेड को आप 3 या 4 दिन के लिए रख लो तो वापस से वही लेवल पे आ जाएंगे जहां से आपने ट्रेड इनिशिएट किया था। तो नेट आई थिंक ब्रॉडर मार्केट की वीकनेस अभी कंटिन्यू रहेगी। 16,500 निफ्टी में, 34,500 बैंक निफ्टी में जब तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता तब तक मार्केट में एक लंबी तेजी आना थोड़ा मुश्किल है। 16,500 के ऊपर ये एक लेवल जिसके बाद आपको लगता है सस्टेन करेंगे ये अप मूव। सो ऐसे में अब अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? कौन से स्पेसेस या सेक्टर्स आपको लगता है कि जहां से ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बेट्स निकल सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उभर के आ रही है कि अभी तक कोई भी सेक्टोरल इंडाइसिस ने एक डिसाइसिव अपमूव नहीं दिया है और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टोरल इंडाइसिस जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेडिंग रेंज में ही चल रही है। तो हमारा अभी फिलहाल जो पूरा नज़रिया है बाजार को देखने का वो ये है कि कौन सी सेक्टोरल इंडाइसिस हमको सबसे पहले अपमूव देगी और विद इन दैट हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सब में एक स्टॉक जो उभर के आ रहा है अभी वो है आइशर मोटर। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन आइशर मोटर में शुरू हुआ है जनवरी 2021 से और लगातार वो स्टॉक जो है वो 2800-3000 की रेंज नहीं ब्रेक कर रहा है,
तो हमको लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड अभी ये जो स्टॉक है वो डिसाइसिव अपमूव के लिए रेडी है। और एक बात, इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, जो बना था 22 जनवरी 2021 को 3037 के ऊपर, 3037 के ऊपर, तो जैसे ही वो क्रॉस होता है हमारे हिसाब से ये स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 3348 के लिए रेडी है। तो अभी सिस्टम और मेथड के हिसाब से जो एक स्टॉक जहां पे हमारे एग्रेसिव बैट्स हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है डिस्क्लेमर के तौर पे, हमारे क्लाइंट्स के बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन हो सकते हैं, वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर्स पर फोकस रखे, ये राय नितेश की तरफ से यहाँ पर आती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच देश की मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जो है वो आज बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रही है। अंबानी ग्रुप आज सुबह से ही हमने देखा किस तरह अप मूव दिखा रहा है। अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप भी देखिए टीसीएस में एक शार्प अप मूव के साथ ट्रेड नजर आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार में काफी अच्छे सेंटिमेंट्स बनते हुए। इस बीच कुछ बोरा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं। कुछ गुड आफ्टरनून। बाजार में रिकवरी आ गई है, ट्रेडिंग रेंज कैसे देख रहे हैं? मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले खड़े हैं हम। जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। अगेन आई वुड से दिस इज फेयरली इन लाइन विद व्हाट डेटा वाज सजेस्टिंग, जस्ट दैट सुबह एक स्केयर था बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स की जो फॉल थी ये काफी शार्प थी। और जैसा मैं सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि काफी सेक्टर्स ऑलरेडी एक पुल बैक दिखा चुके थे, शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा चुके थे, लेकिन मार्केट्स ने जो डेटा है उसको रिस्पेक्ट किया है। 15700 के आसपास के जो हमारे ओपनिंग लेवल्स थे वहां से हमने अच्छा बाउंस दिया है। यहाँ से आने वाले दिनों के लिए, आज इनफैक्ट कल के लिए एक्सपायरी तक 15,900 is expected to act as a resistance. Beyond that, we may see levels above 16,000 also. बैंक निफ्टी में जरा सा चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स हैं, इसके जो इंटरनल्स हैं, ये भी जरा से खराब होते हुए लग रहे हैं। और जो 33,200 का लेवल है उसके बहुत पास ट्रेड कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूड अंडर परफॉर्मेंस है वर्सेस निफ्टी। तो बैंक निफ्टी से फिलहाल मैं दूर रहूंगा। निफ्टी पे 15,700 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ डे ऑल्सो। एंड अगर आप पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं अगली एक्सपायरी के लिए, तब तो बेशक आप 15,700 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए निफ्टी पर पोजीशंस अभी बनाने की राय, लेकिन बैंक निफ्टी को डालिए आप वॉच लिस्ट में। कुछ इस बीच आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे? जी हाँ, देखिए दो पिक्स हैं और जहां तक हम ज्यादातर एक्शन की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एक्शन इज टर्निंग आउट टू बी इन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप स्पेस एट द मोमेंट। तो मेरा जो पहला कॉल है ये एक अपडेट भी है, शारदा क्रॉपकेम, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी और 660 के टारगेट्स के लिए हमने इसको डिस्कस भी किया था। इस स्टॉक में ऐसे मार्केट फॉल में भी एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छे 1.5% के अप्रूव के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये मैं एक कॉल है जो रीआइटरेट करना चाहूंगा। यहाँ स्टॉप लॉस को हम जरा सा ट्रेल कर सकते हैं, जरा सा अप कर सकते हैं। जहां पहले हम 590 595 के जोन्स की बात कर रहे थे, अब इसे हम अप करके 610 कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पे अभी भी 660 का बना रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज KEI इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। अपने 100 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरह से स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है एंड इट्स ट्रेडिंग विद अ पॉजिटिव बायस इवन इन सच अ मार्केट। मार्जिनल फॉल है बट यू कांट काउंट इट अगेंस्ट दिस स्टॉक इन द काइंड ऑफ मार्केट दैट वी आर। सो KEI इंडस्ट्री मेरा सेकंड पिक रहेगा। यहाँ 1280 का टारगेट और 1120 का स्टॉप लॉस लेके इसे लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। KEI इंडस्ट्रीज आपकी लिस्ट में है। हालांकि आइशर मोटर्स ज़्यादातर ट्रेडर्स की लिस्ट में है। अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी भी बता रहे थे और अभी आप देख भी रहे थे, उससे पहले कुणाल बोत्रा भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी आज आइशर मोटर ही एक कॉल दी थी। एक शेयर में अभी आपको नोटिस कराता हूँ, पता नहीं इसके अंदर क्या हो गया, एकदम से इसको 1000 रुपये चलना पड़ गया। वो है अबोर्ड इंडिया, ABBOT इंडिया लिखेंगे तो आपको शेयर आ जाएगा। ये 19,000 का शेयर है। आप इसका लाइन ग्राफ दिखाइएगा, कैंडल वाला मत दिखाइएगा, लाइन ग्राफ दिखाइएगा तो आपको दिखेगा ये शेयर एकदम से ये 1000 रुपये की मजबूती के साथ अब दिन के ऊपरी स्तरों पर। राजेश जी लेट हो गए क्या, ये हुआ क्या इसके अंदर एकदम से सेकेंड हाफ के बाद? तो जेपी जी देखिए, काफी समय से ये एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक को अगर हम वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 वीक की रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा था। और आज जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे आज हुए हैं, ये 19,600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया है या अभी भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे 18,800 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड किया जा सकता है या ट्रेल कर ले वो स्टॉप लॉस। तो हमें लगता है 19,600 इसका नेक्स्ट टारगेट है, वहां तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। आप कह रहे हैं कि 19,500-600 तक जा सकता है। शेयर थोड़ा चला हुआ है और जिसको 19,000 शेयर का 19,000 रुपये वाला शेयर हैंडल करना नहीं आता ना, तो कृपा करके ना आए।
तो कई बार क्या होता है ना कि हम शेयर को ले तो लेते हैं लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करने वाला शेयर है। एक लिस्ट में मेरी सर इसी तरह का है, थोड़ा स्लो मूवर है, बिल्कुल लीक से हटके है, वो है सर REC। जरा ये शेयर भी देखेंगे सर। मैं जुलाई सीरीज के अंदर एंटर कर रहा हूँ, क्या मैं इसको शुरुआत इससे कर सकता हूँ क्या? REC अभी चल नहीं रहा, अभी आपको लाल निशान में दिखेगा, बट डाटा इसका धीरे धीरे ऐसा बन रहा है कि शायद चल जाए। एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाना चाहता हूँ। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर अभी जो पुलबैक इसमें ऑलमोस्ट इसके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में अगर 120 से 122 का रेंज क्रॉस होगा तो वहां पे हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक में बड़े करेक्शन के बाद वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। बट हम थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे 122 रुपए के ऊपर, हमें लगता है वहां पे लेंगे तो थोड़ा सा ट्रेड अपने फेवर में यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करा तो 2 रुपए का और वेट करें, उसके बाद यहाँ पे बाय पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, इस बीच क्या कुछ और पोजीशन हमें सीमेंट स्पेस पे दिखती हुई दिख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्टर तो चर्न हो रहे हैं, अब वो सेक्टर नहीं अपीयर हो रहे जो सुबह आपको दिख रहे थे। वो क्लियरली फार्मा स्पेस के कुछ काउंटर्स दिख रहे हैं, बॉश, एबर्ट इंडिया जैसे काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया सीमेंट हो, ACC हो, ये कुछ काउंटर्स और सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या सीमेंट स्पेस से कोई बेट समझ आ रही है आपको मितेश? सीमेंट स्पेस की बात करें तो आई थिंक सबसे पहले अगर चार्ट कोई घुमा है अभी तो वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिएगा वीकली चार्ट के ऊपर तो लास्ट वीक मतलब 2 वीक में एक डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्मेशन बना है। मतलब 17 जून 2022 का लो था 5157, 23 जून 2022 का लो था 5161, और हाई भी सिमिलरली वही जोन में थे 5500। पिछले 2 दिनों से 5500 के ऊपर ये स्टॉक सक्सेसफुली ट्रेड हो रहा है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक विद इन द एंटायर सीमेंट स्पेस अगर प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न अगर वीकली चार्ट के ऊपर कोई है तो वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। आपको स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा अराउंड 5250 के स्टॉप लॉस से अगर ये लिया जाए तो उसका पहला पड़ाव होगा 6279 जो हाई था 20 मई का, और अगर वो निकलता है तो स्टॉक 6900 तक भी जा सकता है। तो करंट लेवल के ऊपर विद इन द सीमेंट स्पेस डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट में बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन किया जा सकता है। राइट, खुश क्या आप जैसे ये जिम्पी भी कह रहे हैं कि तो जुलाई सीरीज की कॉल्स पर अब तो नजर रखनी चाहिए। कैपिटल गुड स्पेस काफी परफॉर्म हुआ, लेकिन पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से जब से हम इनफैक्ट लास्ट वीक से कहेंगे तो वहां कुछ बड़ी बेट्स निकल कर नहीं आई क्या? कमिंस इंडिया या फिर सीमेंट्स या फिर कैपिटल गुड से कोई और स्पेस आपको लगता है जो इस सीरीज के लिए मे बी दे कैन बी स्टार परफॉर्मर और दे कैन बी कंसिडर्ड? फॉर श्योर देखिए ये जो है सेक्टर रोटेशन का ही एक संकेत है। जो सेक्टर्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे उसमें हम जरा सा म्यूटेड या साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं, और जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनमें एक बाउट आया है, एक रैली आई है, एक हम अपस्विंग देख रहे हैं। सो दिस इज नथिंग मोर देन अ सेक्टर रोटेशन। इसके चलते कहीं भी जो कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे इनमें कहीं कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, इनफैक्ट कंसोलिडेशन हो रहा है विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर इनमें हम पिक करें तो देखिए सीमेंट्स इज वन स्टॉक व्हिच इज एक्चुअली डूइंग रादर वेल, और अपने सारे जो अक्रॉस द टाइम होराइजंस जो इसके एवरेजेस हैं उसके ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। 2400 के आसपास एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा इसमें प्रेशर रहेगा, जरा सा हम राउंड फिगर्स के आसपास कॉल राइटिंग देखते हैं तो वो एक प्ले कर सकता है। बट जैसा आपने पूछा जुलाई एक्सपायरी के लिए अगर आपको बाय करना हो तो दिस विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द पिक्स अलोंग विद द डिफेंस स्पेस। यहाँ पे आपका जो इमीडिएट टारगेट बन के आएगा सीमेंट्स में ये 2475 के जो जोन्स हैं यहाँ का है, और आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे ये 2340 2345 के जो जोन है इसके पास अपना स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए कैपिटल गुड स्पेस तो लगातार फोकस में है और यहाँ पर स्टॉक्स भी हैं जो कि एक्सपर्ट्स के रडार पर आ रहे हैं। सीमेंट्स के स्टॉक को एक बार आप देखिए और फ्यूचर्स बनाए आती हुई यहाँ पर खुश की तरफ से। लेकिन इस बीच रियल एस्टेट स्पेस में शोभा लिमिटेड के चांस को एक बार पुल अप कीजिए। मितेश, आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। लगातार रिकॉर्ड सेल्स और प्राइस हाइक्स हमने पिछले साल भर में देखे हैं। इनफैक्ट पिछले नतीजों के भी अगर बात करें रिकॉर्ड सेल्स तो दर्ज किए थे, नंबर्स भी ऑन अ गुड साइड आते हुए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले थे। शोभा लिमिटेड में आज हमने अप मूव्स देखे हैं। आज के सत्र के चार्ट्स अगर देखेंगे बढ़त के साथ ट्रेड नजर आ रहे हैं, इस पर एक बार राय दीजिए। देखिए % करेक्शन आ चुका है हाई से, और
पिछले 5 या 6 वीक से कंसोलिडेशन पैटर्न में स्टॉक है। ऊपर में कहीं ना कहीं 580 600 का जो एक रेजिस्टेंस है वहां से थोड़ा सा दबाव हल्का आता है स्टॉक्स में, और नीचे में 480 टू 500 से बाइंग आता है। तो मेरे हिसाब से शोभा डेवलपर्स में अगर बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन करना है, और अगर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं तो वो ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली टू बी वेरी प्रिसाइज 586 के बाद ही आएगा, क्योंकि 586 जो है वो 13 मई 2022 का जो हाई है, और वो अगर क्रॉस नहीं होता तो शोभा में फिर से हम लोग कंसोलिडेशन जोन या कंसोलिडेशन पैटर्न में स्टॉक को ट्रेड करते हुए देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 586 के ऊपर ही ट्रेड बनना चाहिए। अभी फिलहाल आज 3.5% जो स्टॉक ऊपर है इसको मैं डेड कैट बाउंस की तरह ही लूंगा। अगर नई पोजीशन लेनी है मुझे तो 586 क्रॉस करने दूंगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर 586 के ऊपर बंद आता है, इसके बाद मानसी जी बहुत ही बड़ी अपसाइड ऊपर में हमको मिलेगी, और पहला टारगेट आएगा 746 का जो हाई था 8 अप्रैल का। तो वेट एंड वॉच। डेली चार्ट के ऊपर 586 का अगर क्लोज आता है तो उसके बाद आप 540 का स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें ऊपर का टारगेट कहीं ना कहीं रहेगा 764 टू 780। कुछ इस बीच जहां पर रिटेल स्पेस की बात चली है और इनफैक्ट न्यू एज थीम्स लगातार अब फोकस में नजर भी आ रहे हैं, नायका के स्टॉक प्राइस को देखें, और नायका में भी हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छे न्यूज फ्लोज भी देखे हैं, और ऑफ कोर्स यहां पर टेक्निकली फंडामेंटली भी काफी साउंड ये नजर आता है। आपकी राय क्या होगी? करीब आधे % के आप मूव तो आज के सत्र में भी ये स्टॉक दिखा रहा है 1449 के लेवल्स पर। देखिए न्यू एज स्टॉक्स में से दिस इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स, ऑफ कोर्स रिलेटिवली स्पीकिंग दिस इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स, लेकिन कुछ समय से हम इसको एक साइडवेज जोन में जाते हुए देख रहे हैं, जो 1400-1450 के जो रेंज है इसी में ये ट्रेड कर रहा है। स्लाइटली पॉजिटिव बायस है विद दैट, और जो इसके इंडिकेटर्स जिस तरह के सेटअप दिखा रहे हैं, इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू हैव एन एक्सपोजर टू दिस स्टॉक। आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। बस यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है ये 1400 पर लेके चलिए, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। काफी बार स्टॉक ने उस लेवल को टेस्ट करके अच्छा रिबाउंड दिया है, तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ इसे आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ इमीडिएटली आप जो टारगेट्स देख सकते हैं ये 1550, 1560 के जो जोन्स हैं यहाँ तक के आते हुए हो सकता है स्टॉक थोड़ा और टाइम स्पेंड करे बिफोर इट स्टार्ट्स टू शो एन अप मूव। मानसी, आपने ये स्टॉक चूज किया, आपको एक और न्यूज पता है जिसकी आज उन्होंने अपनी ब्रांड एम्बेसडर भी चेंज किया है। अब उनकी भूमि पेडनेकर ब्रांड एम्बेसडर। आई एम श्योर नायका को ट्रैक करती होगी। इनफैक्ट भूमि पेडनेकर का लेटेस्ट पोर्टफोलियो भी अभी हम देख रहे थे। इनफैक्ट डिम्पी, अगर हम नायका डिस्कस करने लग जाए तो फिर शो खत्म हो जाएगा। मेरे को सब्जेक्ट का ही मैटर नहीं है, तो आप ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हम तो सिर्फ स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। बट खुश बहुत हंस रहा है। खुश जरूर इस स्टॉक पर अपनी वो ओपिनियन तो दे ही चुके हैं, बट खुश आप why are you so खुश? खुश है। खुश इज ऑलवेज खुश। मैं बस आपके स्टॉक प्रेफरेंसेस देख रहा हूँ, नायका और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बीच में सारी डिस्कशन। ये अब डिम्पी आपकी तरफ आ रहा है। नहीं, ये तो सर भाव का खेल है, भावनाओं का। तो मैं कई बार कह चुका हूँ, छोड़ दीजिए आप इसको। अच्छा, नायका पे आपको कुछ खुश से पूछना है? नायका की कॉल आ चुकी है खुश की तरफ से। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते। एक शेयर और है लिस्ट में, अशोक लीलैंड। अभी थोड़ी देर पहले ना नरेश ये शेयर बता के गए हैं। राजेश सर, मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज पता करनी है, इसको रखना पड़ेगा क्या ज्यादा देर के लिए अशोक लीलैंड को, या फिर ये कम देर में भी जल्दी रिटर्न दे सकता है? क्योंकि थोड़ा सा शेयर खींचा हुआ और चला हुआ है, और इसकी हैबिट ये है जल्दी थोड़ा थक भी जाता है, और टिपिकली 150-152 के लेवल पे आके रुकता भी है ये। तो मेरे को सिर्फ आपसे इतना पता करना है कि जल्दी जल्दी चलेगा या थोड़ा रुक रुक के चलेगा। रुक रुक के चलेगा तो मैं फिर थोड़ी पोजीशन कम लूंगा ना सर, अपने पैसे क्यों सारे इसमें लगाऊं? तो डिम्पी जी देखिए, ये स्टॉक को कल क्लोजिंग शो में मैंने रिकमेंड भी किया था, और हम कंटिन्यूस इस पे बाय कॉल ही दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आज का डेटा देखें तो 72% रोल ओवर अभी तक इसमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से पूरी सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज ये स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। जरूर स्टॉक एक स्लो मूवर है, लेकिन अब जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी इसमें होते हुए दिख रही है। 145, 146 का जोन है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके जरूर स्टॉक फिसलता है, लेकिन हम देख रहे हैं इसको पिछले 2 महीनों से स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग बनते हुए दिख रही है और अब सीरीज के आखिरी पड़ाव पे आके स्टॉक सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे आके ट्रेड करते हुए दिख रहा है और डेटा भी इसके पॉजिटिव साइड में बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लग रहा है कि स्टॉक में 155 158 तक की अपसाइड बिल्कुल आते हुए दिखेगी, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस हमारे हैं करीब 141 142 के आसपास, हमारा टारगेट है 155 158 तक का। ओके ठीक है अशोक लेन पे आपकी रिकमेंडेशन हमें को अच्छे से याद है सर, आपने कल दिया था एक कॉल और मैंने नोटिस भी किया था कि कल से हमने देखा था कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आती हुई दिख रही थी। इंटरेस्टिंग है इस शेयर के अंदर। अब मैं थोड़ा उल्टे शेयर, यानी कि ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर सिर्फ तेजी आपको देखनी है, अगर आप मंदी वाले शेयर्स भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको दिख जाएंगे। उसमें से AU स्मॉल फाइनेंस का एक शेयर है, आप ध्यान रखिए आज इस पर एक क्रेडिट हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी, ब्रोकिंग हाउसेस की, जिसने इसके शेयर के टारगेट को 510 कर दिया और आज बहुत जोर से पिटा है। खैर इसके बारे में थोड़ा और पता कर लेते हैं। मितेश जी आप एक काम कीजिए, जब तक AU स्मॉल फाइनेंस का ना एक बार जरा चार्ट खोल के रखिएगा, फिर आपको जरा बताना है। ये क्रेडिट स्विस ने आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कवरेज शुरू किया। आज इस शेयर की कवरेज के बाद इसमें पूरी गिरावट देखने को मिली। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि इसका 510 का टारगेट देना पड़ा और आज इतनी जोर की पिटाई हुई है। मेरे सहयोगी हर्ष मेरे साथ जुड़ रहे, वो आपको बताएंगे, फिर मितेश जी बताएंगे करना क्या है। हर्ष बताएं। क्रेडिट स्विस ने AU स्मॉल फाइनेंस पे कवरेज इनिशिएट किया है और एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 510 रुपये पर शेयर, और इसके वजह से शेयर आज दबाव में है, काफ़ी प्रेशर है शेयर पे। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है। एक है कि क्रेडिट स्विस कहता है कि जो AU स्मॉल का अच्छा ग्रोथ आया है, 35% ग्रोथ AUM में आया है ईयर ऑन ईयर लास्ट 5 ईयर्स से, तो जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है वो अब रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि बेस हायर है, और जो उनका ग्रोथ आएगा वो लोअर यील्डिंग लोअर वैल्यू एसेट्स से भी आना चालू होगा, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा प्रभाव आएगा। और वही डायरेक्शन में जो वो बोल रहे हैं कि ROAs भी काफ़ी प्रेशर में रहेंगे। जो प्री प्रोविजनिंग ROAs है वो काफ़ी फ्लैट रहे हैं, ये अच्छे ग्रोथ के दौरान भी ये काफ़ी फ्लैट रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि लोअर फंडिंग कॉस्ट और अच्छे ग्रोथ के बाद भी ये प्री प्रोविजनिंग ROAs जब तक इम्प्रूव नहीं होंगे तब तक ये स्टॉक पे प्रभाव आना मुश्किल है, और वो इम्प्रूव नहीं होंगे क्रेडिट स्विस के मुताबिक क्योंकि ओपेक्स काफ़ी हाई रहा है और जो न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू जोग्राफीज़ में AU स्मॉल ग्रो हो रहा है उसके वजह से ओपेक्स एलिवेटेड रहेगा, वैसे क्रेडिट स्विस का मानना है। तीसरी चीज़ है क्रेडिट कॉस्ट। वो कहते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट जो कि आज तक कम आया है वो बढ़ना चालू होगा, जैसे ग्रोथ कोर मार्केट से बाहर जा रहा है AU स्मॉल का, और प्रोडक्ट सेगमेंट कोर प्रोडक्ट सेगमेंट से भी बाहर जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट ऊपर आएंगे, तो ये हायर वैल्यूएशन कमांड जो AU का रहेगा उस पर थोड़ा प्रेशर आएगा, जो कि ऑलरेडी आज दिख रहा है। और जो क्रेडिट स्विस मानता है टारगेट प्राइस 510 का होना चाहिए। ठीक है, हर्ष ने काफ़ी आराम से सारी चीज़ें आपके सामने रख दी कि एक्चुअली रिपोर्ट के अंदर सार क्या है, समरी क्या है, और ये 510 का टारगेट है। पिटाई जोरदार है, आज 5% नीचे, जबकि बाजार उल्टा चल रहा है इसके। मितेश जी ये शेयर ज़्यादा खराब हो गया क्या? बीच में एक अटेम्प्ट तो ले रहा था ठीक ठाक ऊपर आने के, लेकिन आज रिपोर्ट के बाद कुछ स्ट्रक्चरली डैमेज भी हुआ है क्या इसके अंदर सर? एग्जैक्टली सी अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो पिछले 2 वीक से 625 से 627 की जो रेंज है वहां से कंटिन्यूसली सप्लाई आ रहा है। लेकिन नोटिसेबल फैक्टर डिम्पी जी ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट के फंडामेंटल साइड से ये 510 का टारगेट आया है, लेकिन टेक्निकली एग्जैक्ट पिक्चर रिवर्स है। जिस हिसाब से टेक्निकल्स प्ले आउट हो रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक 535 540 के नीचे जा सकता है लुकिंग एट द चार्ट्स, क्योंकि वहां पे ही एक बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो आई थिंक हम लोग गिर सकते हैं। लेकिन टाइम एंड अगेन अगर मंथली चार्ट का भी आप कॉम्बिनेशन देख लो तो 530 से 540 के बीच में जो है वो बाइंग इमर्ज होके आई है। तो हमारे हिसाब से अभी आई थिंक स्टॉक जो है वो ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेगा। 625 627 उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, 530 540 उसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती आइदर साइड तब तक कोई किसी भी प्रकार का ट्रेड ये स्टॉक में लिया नहीं जा सकता है। ये इसका मतलब 530 आ जाएगा, मतलब इसको अगर किसी ने शॉर्ट किया है इस रिपोर्ट के साथ तो 530 आ जाएगा, आपको लग रहा है इसके चांसेस हैं? यस 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 सर ये ब्राइट चांसेस है कि कम है?
ये ब्राइट चांसेस है। ब्राइट चांसेस है, ठीक है। बिल्कुल। मितेश को अपने, जैसे आप मितेश अपने सिस्टम और मेथड के हिसाब से सेक्टर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आई वांट टू आस्क यू वेरी स्टर्न क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखनी पड़ती है अगर सिस्टम से या मेथड से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स चलेंगे। तो क्या आपके सिस्टम और मेथड में ऑटो पैक एक बार भी नहीं आया? एमएनएम ने लगभग 44% का रिटर्न दे दिया पिछले 3 महीने में। ऑटो स्टॉक्स इतने अच्छे चले, ऑटो के साथ साथ आप दूसरे से कैपिटल गुड्स स्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो। डिफेंस सेक्टर में तो शायद आपने कभी पहले बात की होगी, लेकिन ऑटो पैक से आपकी कोई पिक कभी भी नहीं आई। ये आपके सिस्टम और मेथड पे, रडार पे कभी भी नहीं आया था? नहीं, देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत ही स्मार्टली ये स्पॉट किया है। ऑटो हमारी सिस्टम और मेथड के हिसाब से अभी अभी उभर के आ रहा है। जैसे आज मैंने पहली पिक आपके सामने रखी है आयशर मोटर, और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब अजय जी शो पे थे तो कैपिटल गुड्स में सबसे बेहतरीन पिक सिस्टम और मेथड ने जो आइडेंटिफाई की थी वो था AIA इंजीनियरिंग। तो डेफिनेटली अभी ऑटो स्पेस, अगर आप सेक्टरल इंडाइसिस की बात कर रहे हैं तो अभी एक ही सेक्टरल इंडाइसिस, अगर BSE ऑटो सेक्टर का इंडेक्स आप देख लो तो वही एक ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं उसका ऑल टाइम हाई है 27,271 जो 31 दिसंबर 2021 में लगा था। तो मेरे हिसाब से अभी जो रिवर्सल आएगा वो ऑटो के स्टॉक्स में आएगा, लेकिन एज यू नो जब तक सिस्टम और मेथड आइडेंटिफाई नहीं करते हम लोग उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक आइडेंटिफाई अभी किया है वो है आयशर मोटर। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद हो सकता है कि टाटा मोटर हो या फिर अशोक लेलैंड हो या फिर बजाज ऑटो हो या फिर हमारा मारुति हो, वो भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और अगर शायद आप लास्ट शो में नहीं थी, आई डोंट थिंक सो कि वो आपको शायद कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन लास्ट शो में भी हमने बजाज ऑटो के बारे में बात किया था। तो अभी फिलहाल ऑटो स्पेस से आई थिंक 2 स्टॉक्स सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया है। पहला जो किया था वो बजाज ऑटो था, अभी जो किया है वो है आयशर मोटर। हो सकता है। ऑल राइट, बिल्कुल। तो बजाज ऑटो नहीं, आपके कुछ स्टॉक पिक्स तो हमें याद है, बट इंडिया भी मुझे याद है जब आप बोल रहे थे कि MNC फार्मा की थीम चल रही है तो एबट इंडिया, फाइजर ये चल रहे थे। लेकिन और ये स्टॉक्स हैं भी, कभी कभार मूव दिखाते हैं तो बड़ी मूव्स भी दिखाते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं कि इस वक्त बैंकिंग पे एक बहुत ही टाइट रेंज में चल रहा है। राजेश, अगर यहाँ से किसी को एक कॉल लेनी हो, यानी शॉर्ट करने की या प्लस करने की, यही दोनों ऑप्शंस है, तो आपके हिसाब से बैंक स्टॉक्स में कौन सी लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है यहाँ से रिकवर हो जाएंगे? HDFC बैंक को छोड़ के कोई और स्टॉक नहीं चल रहा है ज्यादा, या आपको लगता है कि नहीं है तो शॉर्ट साइड पे रहेंगे, वीक है, अभी एक्सपायरी तक तो शॉर्ट के ट्रेड देते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे? प्रियंका जी, मुझे लगता है कि देखिए वीक स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, लेकिन जरूर ये एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसी हुई है, क्योंकि एक्सपायरी है कल के सेशन में, और हमें लगता है कि ये जब तक एक्सपायरी जब तक प्ले आउट नहीं हो पाएगी बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड रहेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी शॉर्ट करने की भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से ओवरऑल निफ्टी के स्ट्रक्चर है मजबूत, तो हमें लगता है बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करते हुए दिखेगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। 33,600 जब हम लेवल बोल रहे हैं काफी नजदीकी है करंट लेवल से, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरीके से पिछले दिनों में एक बाइंग इंटरेस्ट बना था और ऑलमोस्ट अब ये कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है नेरो रेंज में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, तो हमें लगता है वापस से यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखेगा। तो बेटर है कि हमें लगता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट करने के लिए हम 33,100 का वेट करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी वो लेवल नहीं तोड़ेगा जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे अभी। हालांकि एक रेंज का ट्रेड है, तो हमें लगता है कुछ स्टॉक्स हैं जो कि HDFC बैंक जैसे आपने ऑलरेडी जिक्र किया है, उसमें SBI को भी अगर आप देखें तो एक काफी नैरो रेंज में आज के पूरा दिन यहाँ पे बिताते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के सेटअप है 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक लास्ट 3 दिन से ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे ही एक्सपायरी का ट्रेड खत्म होते हुए दिखेगा उसके बाद जैसे ही SBI में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक में 475 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो SBI हमारा यहाँ पे प्रेफर्ड पिक रहेगा। इस जो माइनर गिरावट हमें देखने को मिल रही बैंकिंग स्पेस में, तो SBI हम यहाँ पे 456 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। 475 टारगेट होंगे। किंग एक टाइट रेंज में, लेकिन अब भी SBI पसंद आ रहा है राजेश जी को। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट ऑटोमोबाइल स्पेस तो फोकस में है ही, और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा थीम है जो कि उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ऑटो एंसिलरी बेरिंग स्टॉक्स ये सारे के सारे फोकस में नजर आते हैं। देश में EV की डिमांड बढ़ते जा रही है, जिसे देखते हुए ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने केपेक्स बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। इस पर ज्यादा डिटेल्स जान लेते हैं, और ये बताने के लिए खुशबू तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, बताएं। EV
यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड हमने देखी है भारत में, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और इसी के मद्देनज़र जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो भी इस पर अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मिंडा इंडस्ट्रीज़, उन्हें अनुमान है कि अगले 4 साल में जिन्होंने ईवी सेगमेंट से जो टर्नओवर है वो 1,500 करोड़ रुपए का रहने वाला है। इसके लिए वो केपेक्स भी प्लान कर रहे हैं। 4 से 5 साल में 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर ईवी कंपोनेंट्स। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इन्हें अनुमान है कि जो उनका टोटल रेवेन्यू शेयर है ईवी कंपोनेंट्स की तरफ से वो दोगुना हो जाएगा अगले 3 से 5 साल में। अभी फिलहाल जो रेवेन्यू में 3% का कंट्रीब्यूशन आता है इन कंपोनेंट्स की ओर से, उन्हें उम्मीद है कि ये 6 से 8% बढ़कर हो जाएगा। सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात करें तो उन्होंने भी एक उम्मीद जताई है कि अगले 3 साल में जो ग्लोबल OEM को सप्लाई करते हैं केबल्स वगैरह सुप्रजीत ऑटोमेटिव के जरिए, उस एक्सपोर्ट का 30% ईवी सेगमेंट के लिए ही जाएगा। साथ ही वे नए ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रहे हैं कर्नाटक में, जिससे सिर्फ ईवी सेगमेंट, अपना जो उनका ईवी पोर्टफोलियो है उसे बढ़ाया जा सके। अपना एक जो पहला फेज़ है उसमें वे 25 से 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे DC to DC कन्वर्टर्स की बात करें, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, या और इसके अलावा जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स जाते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। बिल्कुल खुशबू, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप हमें बता रही हो। इनफैक्ट स्टॉक रिएक्शन भी इन तमाम शेयर्स में नजर आ रहे हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज, लूमेक्स और साथ ही सुप्रजीत इंजीनियरिंग, लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते कंपोनेंट्स की भी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती हुई दिख रही है, नए इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ रही है। इसी के चलते ऑटो एंसिलरी स्पेसेस भी हैं लगातार फोकस में। मिंडा इंडस्ट्रीज करीब 400-500 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। लूमेक्स अपना केपिक्स दोगुना करने के बारे में सोच रहे हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का अराउंड 30% हिस्सा जो है ईवी सेगमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने पे विचार कर रही है। राजेश जी, ये स्टॉक्स जो ऑटो एंसिलरी के हैं लगातार हम देख रहे हैं एक थीम पकड़ते हुए, ऑटो के साथ साथ तेजी यहाँ पर आती हुई दिख रही है और ईवी की भी मजबूती है। आपकी राय इन तमाम स्टॉक्स में, अगर इन तीनों में से कोई पिक करना चाहे? बिल्कुल, देखिए मानसी जी, बिल्कुल ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्टॉक कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे सारे ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम है, उसके साथ में हमें ऑटो एंसिलरी में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। मिंडा कॉर्प ऑलरेडी यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक में 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करके अगर हम इसके डेली वीकली सेटअप देखें तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है मिंडा कॉर्प को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 215-220 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 188 के आसपास। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे टायर स्टॉक्स में बालाकृष्ण इंडस्ट्री को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए अब प्राइस एक्शन ये दिखा आता है कि यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे। हमें लगता है बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी एक यहाँ से अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2250 से लेके 2270 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। 2145 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें भी बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। खुश, एक शेयर जरा आप देखिएगा वो है इंडियन होटल्स। क्या इस शेयर को हम BTST कर सकते हैं या फिर इसका एक ऑप्शन मैं आपके सामने और रख देता हूँ, वो है वेल्सपन कॉर्प। इन दोनों में से मेरे को जरा बता दीजिएगा, इन दोनों में से BTST किसको करना है या फिर मैं 2-4 दिन के लिए पोजीशन भी ले सकता हूँ। एक बार वेल्सपन कॉर्प का चार्ट भी दिखाइए और एक दूसरा इंडियन होटल्स जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर दोनों में से देख के बताइए। खुश आप। इंडियन होटल से शुरुआत करते हैं। ये 3 दिन पहले मेरा कॉल भी था 240 के टारगेट के साथ और 220 का स्टॉप लॉस। स्टॉक वहां से भी एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है। 230 के लेवल्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ वहां से भी अबाउट 2 to 3% का अपमूव इसमें आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ओपनिंग अप थीम है स्पेशली इवन इन दी होटल स्पेस ये कंटिन्यू रहेगी। तो इंडियन होटल पे जो मेरा बाय कॉल है विच इज विद द टारगेट ऑफ 240, ये मैं अभी भी मेंटेन करूंगा। और यहाँ चाहिए तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं। यू कैन नाउ ब्रिंग इट अप टू मे बी 224-225 जोन्स। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया दैट इज वेल्सपन कॉर्प। इस स्टॉक में भी सेटअप पॉजिटिव है और अगर हम एवरेजेस की बात करें तो ये भी बहुत कंफर्टेबली सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, विच इज कि ये दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है। इंसिडेंटली दोनों के लेवल सेम है और टारगेट्स भी सिमिलर निकल के आ रहे हैं। 235 to 240 के टारगेट्स वेल्सपन में भी निकल के आ रहे हैं। तो आप दोनों में ही अपना कैपिटल जो है उसे डिवाइड करके आधा आधा पोजीशन ले लीजिए। बोथ द स्टॉक्स लुक गुड ऑन द चार्ट्स।
जब मैंने एक्चुअली तभी पूछा था, मेरी भी यही कंफ्यूजन थी कि दोनों का भाव एक है, टारगेट मेरी स्क्रीन पे भी वैसे दिख रहे थे, मेरे को लगा कि चलो ठीक है एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले लेते हैं, तो आपने तो उल्टा वैसे ही बता दिया। चलो ठीक है जी, पैसे बांट लेते हैं और क्या, आधे आधे पैसे बांटो, आधे दो वेल्सपन वालों को और आधे दे दो चलिए बाकी बचे सोल्यूशन हमें अब संजीव वसीम बताएंगे। संजीव जी हमसे जुड़ने वाले हैं, 3 बज गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं पहले। गुड आफ्टरनून संजीव जी। संजीव जी आपकी जितनी भी मेजर ऑफ द पिक्स होती हैं उसमें काफी अच्छी चल रही है, मतलब इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको हरी भरी दिखाई दे रही है। बॉश लिमिटेड आपने आई थिंक 2-3 दिन पहले दिया, टॉप गेनर है इस वक्त। कोरोमंडल आप सुबह देखे गए हैं। हिंडाल्को तो लगातार पीछे परफॉर्म कर ही रहा था, अब सिर्फ इंतजार है आईटी पैक की स्टॉक्स चलने का। क्या व्यू ऐड करेंगे सर यहाँ? गुड आफ्टरनून। पहले तो आपको ये बता दूं कि बाजार वापस रिकवर कर गया और बाजार आपको बता रहा है वो घटना नहीं चाहता। बॉश का शेयर 13,200 से 15,500, 10 दिन में, एक हफ्ते में 10% बॉश जैसा शेयर पता है, तो आपको पता है लेफ्ट आउट फीलिंग कितनी ज्यादा है। ऑल डिक्लाइंस आर बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो लेने की चेष्टा कीजिए। उसके अलावा इंडियन होटल 216, गोदरेज प्रॉपर्टी 1172, हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता ऑल आर आउट। अब आपके लिए सुबह आपको कोफोर्ज कहा था, कोफोर्ज 3850 से पहले मत बेचना। मिड कैप आईटी विल जॉइन टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक इन वैल्यूएशन, persistent and Coforge will be large outperformers. On the other, now I have 2 buy calls for you. If you can, आप बोले तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, हमने तो सबसे पहले स्टार्ट में ही ये बोला कि वाकई कमेंडेबल कॉल रही आपकी बॉश की। बिल्कुल बताएं अब आपकी नई एडिशंस क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्राइवेट में है HDFC लाइफ, और उसके ग्रॉस न्यू वैल्यू एडिशन विल बी द हाईएस्ट इन दिस क्वार्टर। देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बॉन्ड यील्ड्स आर मूविंग, देयर ट्रेजरी इनकम विल राइज। 544, 545 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 530, 575 का टारगेट। दूसरा पिक Ultratech Cement. Today again I have reviewed the call with them and they are saying that prices will go up already before the monsoon and after monsoon, and demand is very very robust. तो 5590, 5600 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5500, टारगेट ऑफ 5800 कैन कम वेरी वेरी फास्ट फॉर अल्ट्राटेक। 2 कॉल्स संजीव जी की तरफ से। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस पर तो हमने कल भी बात की थी और आपने तब भी अपना पॉजिटिव नजरिया बताया था, और आज देखिए विपरीत ट्रेंड भी दिखा रहा था। सीमेंट चाहे फिर मिड कैप सीमेंट हो या बड़ी दिग्गज कंपनियां, और संजीव जी परफॉर्म कर रही थी और HDFC लाइफ भी, लेकिन आईटीसी भी परफॉर्म कर रहा है। इसे कैसे देखा जाए? यहाँ पर सरप्राइजिंग मूव्स नजर आ रहे हैं, डे हाई अब फिलहाल नजर आता है ये स्टॉक। मानसी जी, कभी आईटीसी चलेगा, कभी रिलायंस चलेगा, कभी एनटीपीसी। शेयर बाजार सारा मिक्स चल के चलता है। बाजार घटने को तैयार नहीं, वापस 15,800 हो गया। आप और मैं बाजार की यूएस क्यूज और डाउ जोन्स के फ्यूचर से रोज ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन बाजार ने तय कर रखा है वो ऊपर जाना चाहता है। अब जब वो नीचे आएगा, जब जाएगा 14.5, व्हेन आंटी विल हैव मुस्टैचेस, तब देखेंगे ना। अब वो तो सब टिप्पणी लेके बैठेंगे, 13,500 के टारगेट तो कहां से आएंगे? पहले 16,800 आएंगे, फिर बात करेंगे आपसे। 16,800 का इंतजार। बिल्कुल संजीव जी, आपके दिए टारगेट्स रीच होते हुए, मीट होते हुए भी नजर आते हैं। हमें भी इन टारगेट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी कॉल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिलायंस आज सुबह से ही खबरों में है, और जो बड़े मैनेजमेंट में बदलाव है, लेगेसी जो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इसके चलते फोकस में है। रिलायंस में जितने भी बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं, इसे एक एक कर हम समझेंगे, उस पर एक दमदार रिसर्च भी आपके लिए लेकर आएंगे। और इस बीच रिलायंस को एक बहुत बड़ा फायदा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से भी मिलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं रिफाइनिंग स्टॉक्स में एक बढ़त का ट्रेंड, क्रूड का एक क्रूड इंपैक्ट बनता हुआ दिख रहा था। रिलायंस, MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स इसके बेनिफिशियरी थे, और उसमें सोने पे सुहागा आज जो ये मैनेजमेंट चेंजेस के न्यूज आए उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर नजर आता हुआ। कुछ फार्मा सेक्टर पर, सन फार्मा को देखिए, सन फार्मा अच्छी तेजी यहाँ पर दिखा रहा है। फार्मा पर भी आपने अपनी कॉल्स यहाँ पर बताई थी कुछ दिन पहले। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर जो है ऑफकोर्स कोविड सर्ज के चलते हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक फार्मा पर फोकस है, लेकिन सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज पर राय क्या होगी इस वक्त?
जी देखिए, सन फार्मा और सिप्ला ये दो स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन पे डेफिनेटली बाय साइड पे क्यू बनाया जा सकता है। सन फार्मा हल्के से कंसोलिडेशन जोन में गया है पिछले कुछ सेशन से, लेकिन यहाँ पे भी बायस जरा सा पॉजिटिव है। तो सन फार्मा में आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, डोंट बी इन अ हरी टू बुक इट। और अगर आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे 825 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के करीब 860 के जो लेवल्स हैं इसको टारगेट बना के आप सन फार्मा में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल फार्मा पैक विल नॉट मूव अप जैसे बैंकिंग या आईटी करता है। इसमें अलग अलग पॉकेट्स हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं। तो टेक योर पिक व्हेन यू मेंशन फार्मा। सन फार्मा ओवरऑल लुक्स गुड। ठीक है राजेश जी, एक बार जरा आपने टालब्रोस का चार्ट खोलिए। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है। अभी थोड़ी देर पहले ना आप हमारी रिपोर्टर थी, वो एक ट्रेड बता के गई थी, उसमें से टालब्रोस का नाम नहीं था। लेकिन ये शेयर क्या चल सकता है क्या? ये चैनल का ब्रेकआउट करने वाला दिखता हुआ शेयर दिखता है। ये आज तो भले आपको 4% नीचे दिखेगा, क्या ये शेयर चल सकता है? इसको प्लस कर सकते हैं क्या यहाँ पे? देखिए डिम्पल जी, कल काफी प्रॉफिट टेकिंग है हायर साइड से, लेकिन स्टॉक में कल जो मूव बने थे उसमें स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे सरपास किया। और हमें लगता है जिस तरीके से इसके सेटअप अब बनते हुए दिख रहे हैं, अगर ये स्टॉक में डिप भी आती तो भी यहाँ पे हमें लगता है कि 455 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 454 के स्टॉप लॉस से। हमें लगता है जो ब्रेकआउट हुए उसके टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 500 से 515 तक के अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में बुलिशनेस बनी हुई है। पिछले 3-4 मंथ से देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, लेकिन इसके ओवरऑल सेटअप बुलिश है। और कल की जो प्राइस एक्शन थी वो ये दिखाती कि यहाँ पे 454 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड वापस लिया जा सकता है। 500-520 तक के अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। ठीक है, 554 आप बता रहे हैं, आपका वाला 54 नहीं है, ये 554 वाला एक स्टॉप लॉस लगाओ और 515 का 454 वाला और 515 का टारगेट है। एक बार इस शेयर को ध्यान रखिएगा, भले आज ये थोड़ा नीचे है लेकिन इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। खैर, इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट के फैसलों को लेकर होगी, उसमें कुछ एक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ये कंप्यूटराइजेशन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ये PACS जो है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, तो उसके कंप्यूटराइजेशन होगा, यानी कि डाटा डिजिटल हो जाएगा, उसको लेकर अप्रूवल है। कुछ और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय और अनुराग ठाकुर इसको कॉन्फ्रेंस को बता भी रही है, और जैसे जैसे हमको फीड आएगी तो हम वहाँ पे आपको लिए भी चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट फिलहाल जो प्राइमरी आर्टिकल क्रेडिट सोसाइटी है उसका डिजिटलाइजेशन या फिर मैं कहूँगा कंप्यूटरीकरण, वो एक खबर जो है कैबिनेट की तरफ से अभी आती हुई दिख रही है। तो सरकार दूर दराज या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा कंप्यूटर से उसमें तब्दील करने जा रही हैं। नरेश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट से उनसे कुछ फटाफट से BTST के सौदे भी पता कर लेते हैं। नरेश, BTST का कोई सौदा है आपके पास? पहला रहेगा कोरोमंडल इंटरनेशनल पर जो एक कोशिश कर रहा है 970 960 के ब्रेकआउट को क्रॉस करने की। स्टॉप लॉस 950, टारगेट 990। और दूसरा रहेगा विप्रो, जहां पे एक अच्छा रिकवरी हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस 419, टारगेट 435। कोरोमंडल पे दूसरी एक कॉल है, इनफैक्ट दूसरी या तीसरी कॉल है। अब अगर ऐसे समस्या ऐड होगी तो बहुत सारे स्टॉक्स होगा, कहाँ पैसे लगाएं चुनके? हाँ नहीं, लेकिन इससे एक और चीज भी पैदा हो जाती है कि हाँ भाई चलो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है कि एक जैसे वैसे ही शेयर सामने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स भी, लेकिन इस बीच बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक अब लगभग 3% तक की गिरावट दिख रहा है, 625 के भी नीचे चला गया। राजेश, इसको एक बार देखें क्योंकि 630 आई थिंक इसका अहम सपोर्ट भी बताया जा रहा था। अगर इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ डाउनसाइड ओपन होता है तो कितना ओपन हो जाएगा इसके लिए, और क्या कोई ट्रेड बनता है शॉर्ट का? राजेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये सवाल एक बार चलिए कोई बात नहीं मिथिलेश से ले लेते हैं। मिथिलेश, बैंकिंग स्टॉक्स पर जिस तरह का अभी प्रेशर दिख रहा है, एक्सिस बैंक आपको वीक लग रहा है क्या?
देखिए, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक, अगर आप कोई भी बैंक ले लो तो पिछले एक वीक का अगर मैं डेली चार्ट पैटर्न देखता हूं तो मल्टीपल सपोर्ट वहां पे इमर्ज होके आ रहे हैं। तो राजेश जी ने भी जो पहले ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था कि बैंकिंग में एडवाइजेबल नहीं है कि आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखो। इनफैक्ट हो क्या रहा है अभी प्रियंका जी के मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर ये सब बैंकिंग काउंटर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 600 से 605 के बीच में इसका अभी नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ से एक्सिस बैंक में शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, इस बीच जो कैबिनेट की तस्वीरें हैं, कैबिनेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अनुराग ठाकुर उसको कर रहे हैं, वो आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख जाएगा। लेकिन इस बीच ओएनजीसी का शेयर आपको स्क्रीन पर इसलिए लेके आ रहा हूँ, थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने खबर रखी थी कि जो कच्चा तेल है उसके डीरेगुलेशन, उसे खुले बाजार को, उसका रिस्ट्रिक्शन ना करते खुले बाजार में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। और इसके बारे में और जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर, और ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है इस पे फैसले आए हैं। ओएनजीसी का शेयर भी एक बार आप दिखा सकते हैं। एक्चुअली हमने कहा ही था कि ये B2B वाला सेगमेंट वाला शेयर है, इससे कंज्यूमर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिफाइनर्स हैं, जो अपफ्रंट वाली कंपनीज हैं, सिर्फ उसी पे ही फर्क आपको आता हुआ दिखेगा। एक बार सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर क्या बात कर रहे हैं। मात्र 59% हो पाया, तो केवल लिमिटेड लोगों तक उसको देने की बजाय इसको ओपन किया गया ताकि लोकल क्रूड जो प्रोडक्शन है और जो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं उसका ज़्यादा लाभ यहाँ पर हो सके और इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता है उसको भी और कम किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ज़्यादा रोजगार भी होगा और कहीं ना कहीं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको भी और करने में ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ये कुछ निर्णय दोनों आज के हैं जो CCA से जुड़े हुए हैं, ये मैंने आप सबके सामने रखे हैं। इस पर आपके मन में कोई सुझाव विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सर। मैं बोल दूंगा, अंत में बोल दूंगा एक बार। या 105 जी। Anurag ji, can you tell us what is the quantum of domestic production of crude vis-a-vis the total consumption in India? अगर अभी आप देखेंगे तो डोमेस्टिकली 85% जो क्रूड है वो इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर किया जाता है। मात्र 15% ही देश के अंदर क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस किया जाता है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के थ्रू उपलब्ध करवाया जाता है, जो लगभग 30.49 मिलियन मेट्रिक टन्स है। 2021 का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, और ये भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, रिफाइनरीज को दिया गया है सरकार के द्वारा। और इसमें जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं वो ONGC और OIL को 76% यानी कि लगभग 23 मिलियन मैट्रिक टन्स इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स हमने दिए गए हैं, और 23% लगभग NELP रेजीम को दिए गए हैं। तो अनुराग ठाकुर ये बात बताते हुए कि जो देखिए सरकार के सामने दो मेजर प्रॉब्लम थी, फर्स्ट थी ऑयल और दूसरा था डिफेंस को लेकर गवर्नमेंट ने कड़े कदम उठाए। अब ऑयल को लेकर सरकार और कड़े कदम उठा रही है, यानी कि इसको और थोड़ा फ्लेक्सी करने जा रही है, और इसमें से एक कदम ये भी है। ONGC को एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है कि अपस्ट्रीम कंपनी है, बाहर से तेल आता है, अगर कुछ रिफाइनरी या फिर इसके ONGC विदेश वगैरह को कुछ और ऑर्डर से मिलते हैं तो उसको बेनिफिट हो सकता है, आगे चल के उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ेगी। आप ONGC का चार्ट एक बार दिखा सकते हैं, इस फैसले आने के बाद बाकायदा 2 से 2.5% ऊपर है। कहा यह जाता है कि करीब 3.5 से 4.5% तक का रियलाइजेशन का बेनिफिट होगा अगर इस सरकार के इस फैसले पे बात आगे बढ़ जाती है तो ये एक कैबिनेट की बैठक का तस्वीरें, वॉइस और साथ ही उसका रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच ब्रिटानिया की मैनेजमेंट ने के भी कुछ रिस्ट्रक्चरल हो रहे हैं, कुछ चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं, और डिटेल के साथ विनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनी आपको बता देंगे कि मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर ब्रिटानिया का चार्ट आपको बताएंगे राजेश जी। विनी बताएं। ईटी रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटानिया में आने वाले हैं नए सीईओ। ये पहली बार है कि ब्रिटानिया में जो एमडी और सीईओ की पोजीशन है वो अभी डिवाइड हो जाएगी। तो जो एमडी सीईओ थे वो वरुण बेरी थे, ही विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेंगे एमडी की पोजीशन में, और जो नए सीईओ आएंगे वो है रजनीत कोहली, और वो लेंगे सीईओ की जगह ब्रिटानिया में, और वो रिपोर्ट करेंगे वरुण बेरी को। नाउ मेन रीजन देखें तो ये ईटी रिपोर्ट के अनुसार जो रजनीत कोहली जी है वो आ रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क से, वो सेकेंड इन लाइन थे जुबिलेंट फूडवर्क में, और उसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर भी बढ़ रहा है जुबिलेंट फूडवर्क में। तो रजनीत कोहली
जुबिलेंट फूडवर्क से आने वाले हैं ब्रिटानिया में, और ये टैग क्या लेके आएंगे, सीईओ, जो नए सीईओ की टैग और डिफरेंशिएट किया है पोजीशन को एमडी और सीईओ के। ना मेन रीजन क्या है ये डिवीजन होने के लिए जो था, क्योंकि कंपनी अब फोकस करने वाली है, ज्यादा ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन करने वाली है फूड कंपनी बनने के लिए ब्रिटानिया, तो उसकी वजह से काम भी बढ़ेगा और डिवीजन ऑफ वर्क भी ज्यादा हो जाएगा। वो फोकस करने वाले अपने एडजेसेंसीज में, वैसे डेयरी बिजनेस देखे, रस बिजनेस देखे, वेफर्स बिस्किट बिजनेस देखे, वहां सब भी उनके फोकस बढ़ने वाले हैं, और ये मेन रीजन है उनकी एक डिवीजन के लिए, क्योंकि काम बढ़ेगा। और ये ईटी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वरुण बेरी ज्यादा बड़े रोल्स रहेंगे वाडिया ग्रुप में ओवरऑल भी, पर वो कंटिन्यू ही रहेंगे ब्रिटानिया के एमडी की पोजीशन में। और अब नई पोजीशन जो बन के आ रही है वो है सीईओ ऑफ द कंपनी, जहाँ पे रजनीत खोली आने वाले हैं और रिपोर्ट करेंगे वरुण बेरी को। बिल्कुल विनीत, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ब्रिटानिया मैनेजमेंट में जो चेंजेस हैं, एमडी और सीईओ पद को अलग किया गया है, जिसके चलते फोकस में है। करीब 1% की डाउन ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहा है। ब्रिटानिया एफएमसीजी स्पेस, राजेश जी, इस पर आपका नजरिया क्या होगा? स्टॉक में अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक एक अपस्लोपिंग चैनल में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ पे जो ये अभी सेटअप बना है, एक रिकवरी का सेटअप है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके की मोमेंटम बने, ये ग्रेजुअली हमें लगता है ऊपर में 3550 3600 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन हमें लगता है जब तक ये 3600 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में ही टाइम बिताता हुआ दिखेगा। 3600 से लेके 3350 ये एक बड़ी रेंज हमें लगता है कि ये स्टॉक के लिए कुछ समय के लिए रहेगी। जैसे 3600 का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में हमें लगता है फिर वहां से एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग भी आते हुए दिख सकता है। फिर स्टॉक में बड़े टारगेट 3800 से ऊपर तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। हमें लगता है कि अभी डिप्स अगर मिलती है इसमें टूवर्ड्स 3350 3380 तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि पोजिशनली इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर है, करंट लेवल से 3300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन हमें लगता है अभी कंसोलिडेशन में थोड़ा समय और बिताता हुआ दिखेगा स्टॉक। ये राय आपको मिलती हुई। इस बीच मितेश, एमपीएस पर आपका नजरिया था, आपके सिस्टम और मेथड्स को चेक करें। एमपीएस का स्टॉक, एमपीएस लिमिटेड 730 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, मजबूती करीब 4% की है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, या कह सकते हैं 3 से 6 महीनों का भी नजरिया अगर हो, क्या स्टॉक और ज्यादा अपटिक दिखाएगा? आपने चुना है कि एमपीएस जो स्ट्रक्चर अभी बना है, स्पेशली अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर देख लो तो पिछले 2 महीने से हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी इसके ऑल टाइम जो हाई है 1095 अराउंड 1100 जो लगाए थे दिसंबर 2015 में, वो हाइज अभी अचीव करने के लिए ये स्टॉक पूरी तरह से सक्षम है। और हमारा हिसाब से जो करंट ब्रेकआउट आया है मंथली चार्ट के ऊपर वो बहुत ही स्ट्रांग है। 691 का इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था जो था हाई फरवरी 2022 का, उसको क्रॉस करके स्टॉक एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर हुआ है। तो अगर आपका 3 से 6 महीने का नजरिया है तो हमारे हिसाब से इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट मूवमेंट हमें ये लग रहा है कि मिड कैप स्पेस में ये स्टॉक है जो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा। तो 3 से 6 महीने के लिए हमारे टारगेट क्लोज टू 1100 के हैं। डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है वो रहेगा अराउंड 650 का। ठीक है, बिल्कुल। इस बीच मार्केट निफ्टी 15,800 से नीचे तो आई है, लेकिन 15,700 बड़ा सपोर्ट है, और वहीं बैंक निफ्टी पे भी 33,200 बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ से 15,800 के नीचे क्लोज होकर बंद होते हैं तो राजेश, आपको लगता है कि शायद थोड़ा एक्सपायरी का जो बेस होगा वो नीचे शिफ्ट हो सकता है? नहीं प्रियंका, आज जो डेटा फॉर्मेशन हुआ उसमें भी हमें दिख रहा है जिस तरीके से डेटा बने, अभी भी लगता है कि 15,700 पे जो पुट राइटिंग हुई है, 15,600 पे स्ट्राइक पे जो पुट राइटिंग हुई है, ये एक सपोर्ट जैसा काम करेंगे। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है थोड़ा म्यूटेड ही रहेगा कल का मूव भी, एक रेंज बाउंड ही ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन हमें लगता है अगर कोई डिप भी मिलेगी टुवर्ड्स 15,750 15,720 की तरफ भी अगर आएगा तो वहां से वापस से जो बिहेवियर आज के डे में देखने को मिला, सेम बिहेवियर कल भी रिप्लिकेट होते हुए दिख सकता है। लोअर साइड से वापस हमें लगता है बाइंग यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख सकती है। हालांकि रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा। आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो 15,900 के लेवल को आज भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो हमें लगता है कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ये लेवल कल ड्यूरिंग द डे क्रॉस होंगे तो फिर यहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आते हुए दिख
सकता है मार्केट में। तो कल का सेटअप दिख सकता है 15,750 से 15,900 आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद हमें लगता है एक बड़ी रेंज भी ओपन होते हुए दिख सकती है कल के सेशन के लिए, स्पेशली फॉर एक्सपायरी ट्रेड। HDFC लाइफ, HUL इस वक्त आपके टॉप ड्रैगर्स हैं, लेकिन बड़ा बाजार को जो आज सपोर्ट मिला है वो जाहिर तौर पर रिलायंस से मिला है और साथ ही कुछ एनर्जी और ऑयल एंड गैस काउंटर्स से मिला है। इस वक्त ट्रेंड पर एक बार मेरी नजर जा रही है। कुछ एक बार आप ट्रेंड के स्टॉक को एक बार देख के बताएं कि इसमें क्या नई पोजीशन बनाई जा सकती है। ये आई थिंक ये पिक हमने ऐड की है आज या कल सुबह, लेकिन अभी फिलहाल जिन्होंने मौका चूक दिया, क्या यहाँ एंट्री पॉइंट बनता है? चलिए, स्टॉक में एक डेफिनेट अप ट्रेंड है। एक हल्का सा बेस स्टॉक बना रहा है करीब 1020 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, और वहां से एक रिबाउंड आया है। इसमें फिलहाल अपने जो रेजिस्टेंस जोन है इनके पास ट्रेड कर रहा है, बायस पॉजिटिव है। तो अगर एक्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इसे राइड करिए। नई पोजीशंस भी एक्चुअली बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं ऑन दी अपसाइड देयर अराउंड 1140 1150 के जो जोन्स है वहां पे। तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आप इसमें अभी भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा अपस्विंग एज पर द रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है, लेकिन फिर भी 30-40 पॉइंट्स आर नॉट बैड स्पेशली इन एन एफ ट्रेड। तो इस पे आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 1095 के आप बना के चलिए, तो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर सकता है, लेकिन बायस पॉजिटिव है तो यू कैन बी ऑन द लॉन्ग साइड इन दिस वन। ओके, तो ये राइट ट्रेंड पर, ट्रेंड में मजबूती भी यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जहां हम देख रहे हैं। राजेश जी, ऐसे में बाजार बंद होने को है, कोई BTST कॉल्स आप देना चाहेंगे? तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए ट्रेंड पे मैं जरा सा अपडेट कर दूं कि कल हमने इसको क्लोजिंग शो में रिकमेंड किया था 1100-1110 तक के टारगेट थे। दोनों ही टारगेट आज अचीव होते हुए दिखे ट्रेंड में। BTST में मानसी जी 3-4 स्टॉक जो रडार पे अच्छे बन रहे, क्लोजिंग के नजदीक हम पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से वेस्ट लाइफ एक स्टॉक है जिसको फोकस में रखा जा सकता है, काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना है और जिस तरीके के सेटअप बने हमें लगता है ये स्टॉक BTST के लिए बाय किया जा सकता है। 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 505 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। तो 484 के स्टॉप लॉस से वेस्ट लाइफ को बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमें शुगर स्पेस यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहा था, उसमें EID पेरी का सेटअप हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बना है हमें लगता है ये ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन या बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनी, हमें लगता है कल के सेशन में ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख सकता है, जो कि ये करीब 544 के आसपास। अगर ये लेवल कल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में भी एक बड़ा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है, जो कि 560 की तरफ लेके जा सकता है। 532 के स्टॉप लॉस से EID पेरी बाय किया जा सकता है। और लार्ज कैप स्टॉक में देखें तो भारतीय एयरटेल एंड कोल इंडिया, ये दो स्टॉक भी हमारे रडार पे हैं। भारतीय एयरटेल काफी समय से एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था और अब जो रिकवरी का ट्रेंड एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है भारतीय एयरटेल में एक यहाँ से अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो भारतीय एयरटेल भी हमारा BTST स्टॉक होगा। 680 का स्टॉप लॉस, टारगेट होंगे करीब 700 रुपए तक के। एयरटेल नहीं पूछते तो मैं अगला शेयर भारतीय एयरटेल ही आपसे पता करने लगता। तो लेकिन अच्छी बात है आपने भारतीय एयरटेल के बारे में बता रही है। मेरी लिस्ट में अभी भी पहुंचा है BTST की कैटेगरी के शेयर, तो आपने भारतीय एयरटेल और साथ ही आप जो ट्रेंड पे भी बता रहे थे आपके टारगेट अचीव, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई सर। आप मेरे साथ सौमित जुड़ चुके हैं क्योंकि रिलायंस के अंदर गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अहम ट्रिगर्स को समझना जानना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए सौमित हमको फटाफट से ये बताने वाले हैं कि अब अहम ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं। सौमित जरा बताएं आप प्लीज़। अगर पहले आप देखेंगे तो कल पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट आया कि रिलायंस जो कि चेयरमैन अब आकाश अंबानी बनेंगे, और ब्लूमबर्ग की भी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहां पे कह रहे थे कि ईशा अंबानी अब हेड करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर, जो कि रिटेल आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसी के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाके अनंत अंबानी एनर्जी डिवीजन जो कि ऑयल टू केमिकल और जो अपस्ट्रीम बिजनेस है उसको हेड करने वाले हैं। बट याद रखिएगा मुकेश अंबानी स्टिल चेयरमैन और MD रहेंगे RIL के, और वो चेयरमैन रहेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स के, जो कि होल्डिंग कंपनी है रिलायंस जियो के। अब अगर आप सेगमेंट वाइज डिवीजन देखेंगे इन सारी सेगमेंट्स का, तो एनर्जी करीब 57% कंट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू पे, बट एबिटा कंट्रीब्यूशन आता है 50, बट जो टोटल वैल्यूएशन में उसका कंट्रीब्यूशन है एनालिस्ट के हिसाब से वो सिर्फ 24% है। बल्कि रिटेल का अगर आप देखेंगे तो एबिटा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% है, बट एनालिस्ट रिटेल डिवीजन को करीब 38% वैल्यूएशन देते हैं टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन में। और जियो की अगर हम बात करें तो 34% एबिटा कंट्रीब्यूशन है और पूरे वैल्यूएशन में 30% कंट्रीब्यूशन आता है रिलायंस जियो का।
अब आगे जाके कौन से सेगमेंट्स को बेनिफिट्स होगा और कैसा बेनिफिट होगा, पहले तो अगर हम एनर्जी डिवीजन की अगर हम बात करें तो राइजिंग ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, हायर गैस प्राइसेस और इंप्रूविंग केमिकल मार्जिन जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे एनर्जी डिवीजन के लिए। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक, इंप्रूविंग सब्सक्राइबर मिक्स और जो ब्रॉडबैंड बिजनेस ग्रो कर रहा है वो की ट्रिगर्स रहेंगे। और रिटेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्टोर एक्सपेंशन, कंपनी का पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और जो ऑनलाइन बिजनेस है जियो मार्ट, उसको जो बढ़ता ट्रैक्शन मिल रहा है वो की ग्रोथ ट्रिगर्स रहेगा रिटेल डिवीजन का। अब अगर हम देखेंगे तो 2014 से रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट जनरेशन अंबानीज है उनको अपने कंपनीज में इंडक्ट किए जा रही है। आकाश को पहले रिलायंस जियो के बोर्ड में एक पोजीशन दिया गया था, फिर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में और सावन में और जियो प्लेटफॉर्म्स में भी। और ईशा की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड्स में भी हिस्सा ले चुकी है। और अनंत अंबानी की अगर हम बात करें तो वो रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स में अब बोर्ड में हिस्सा है और जो नए 2 एनर्जी डिवीजन है रिलायंस के उसमें और O2C बिजनेस में भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर है। ओके ठीक है, तो रिलायंस के बड़े अहम ट्रिगर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको अभी बता भी रहे थे। स्वामित और रिलायंस के बारे में तो खैर आज हम काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि 2650 तक ये चला जाएगा। इसको तो अभी आप होल्ड ही करके चलें। लास्ट में अब क्योंकि समय थोड़ा कम रह गया, सिर्फ 3-4 मिनट है, चलते चलते एक स्टॉक को मैं जरा और पता करना चाहता हूँ, वो है नेस्ले इंडिया का। कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाया, लेकिन फिर से क्लोजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। नेस्ले के बारे में एक बार आपकी रिकमेंडेशन जय खुश, कल की अच्छी क्लोजिंग, आज वीक ओपनिंग देन अच्छी क्लोजिंग, तो इसका मतलब तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है इस शेयर के अंदर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जल्दी से आप बता दीजिए नेस्ले के बारे में। जी हाँ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। 18,100 के लेवल्स के लिए स्टॉक को आप पोजिशनली बाय कर सकते हैं और यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 17,250 के आसपास आप लेके चलिए। तो ऐसी कंपनीज हैं जिनका विदेशी सरोकार है लेकिन भारत के अंदर वो लिस्टेड है, जैसे बॉश इंडिया, जैसे कि लिंडे इंडिया, जैसे कि नेस्ले, इसके अलावा SKF इंडिया। आप सारी कंपनीज देख पा रहे होंगे जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या थोड़ी देर में प्रियंका के पास हम चलेंगे, सीधा क्लोजिंग का आज का मूड एंड माहौल वो आपको बता देंगे। लेकिन आज की क्लोजिंग कुल मिला के वैसे इतनी बुरे नोट पे नहीं हो रही है। आज हमने अच्छे से 15,700 का न केवल बचाया बल्कि एक बार 800 भी दिखाया। हालांकि स्लाइटली हम 800 के नीचे क्लोज कर रहे हैं। एक बार प्रियंका से समझ लेते हैं आज कहाँ पे एक्शन रहा। प्रियंका बताएं आप। बिल्कुल शुक्रिया आजम की। देखिए 15,700 सुबह से ही इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश बाजार कर रहा था, 33,200 को भी बचाने की कोशिश करता, लेकिन अब ये लास्ट के हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में आपको जो थोड़ा बैंकिंग स्टॉक से प्रेशर देखने को मिला है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक से, उसके चलते आप देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर माउंट हुआ है। लेकिन आज क्लियरली अगर आप सेक्टर वाइज करें तो एनर्जी हो, सरकारी सेक्टर हो जैसे कोल, माइनिंग, पावर, यहाँ पर आपको एक्शन जरूर देखने को मिला है। इंफ्रा, कमोडिटीज, वहाँ पर आपको जरूर एक्शन देखने को मिला है और उसके चलते हमने देखा कि बाजार में मूवर्स भी उसी स्पेस से ज्यादा निकल कर आए हैं। अगर यहाँ पर निफ्टी की गेनर्स की पहले बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे टॉप गेनर में आपको ONGC, NTPC जैसे काउंटर है। बड़ा कंट्रीब्यूशन आज बाजार को जो इंडेक्स को मैनेज करने का, सपोर्ट करने का काम किया वो रिलायंस ने जरूर किया, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस न्यूज जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, अपनी व्यूअर्स को बता भी रहे थे। इसके अलावा कोल इंडिया, फिर से आप देखेंगे कोल इंडिया, NTPC यानी कोयले से रिलेटेड स्टॉक, पावर जनरेशन, इन सब स्टॉक से फिर से आपको एक मोमेंटम दिख रहा है और आज ये तीसरा दिन है जब आप ये मोमेंटम देख भी रहे हैं। इसके ऑपोजिट आज लूजर्स कहाँ से निकल कर आए आपको? FMCG पैक थोड़े प्रॉफिट बुकिंग टिपिकली देखी हमने। ऑटो पैक से भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला। HDFC लाइफ सबसे बड़ा लूजर था। HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये HUL, नेस्ले ये लूजिंग साइड पे रहे आज, और अपोलो हॉस्पिटल वहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से शॉर्ट्स ही बन रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स, ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो लूजिंग साइड पे थे। लेकिन F&O बिग गेनर्स कौन से थे? बड़े मूव्स आपको निकल कर आए। बॉश टॉप गेनर रहा F&O का। इसके अलावा एबट इंडिया, सीमेंट पैक से आपको लास्ट 1 आवर 1.5 आवर में क्लोजिंग के वक्त से आपको सीमेंट स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन देखिए, जैसे इंडिया सीमेंट्स हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, यहाँ पर आपको ACC, यहाँ आपको थोड़े स्टॉक्स मोमेंटम में दिखाई दिए। ट्रेंड हमने ये पिक भी ट्रैक की, राजेश पालिया ने पिक दी और ट्रेंड में भी हमने अच्छा एक्शन आज के ट्रेड में देखने को मिला। तो लेकिन लूजर कहाँ से आया? आज फिर से IT फेल्ड टू रिस्पॉन्ड और IT फेल्ड टू सपोर्ट। IT सबसे बड़ा लूजर भी रहा, यानी जो मोमेंटम थोड़ा बहुत हमें लार्ज कैप में, मिड कैप IT स्पेस में कल के दिन देखने को मिला था, परसों के दिन थोड़े बहुत मोमेंटम दिख रहे थे, शुक्रवार को दिख रहे थे, वो सस्टेन बिल्कुल भी नहीं हुए और IT आपके लिए आज भी बिगेस्ट लूजर का ही काम किया। और दूसरा जो बड़ा लूजिंग पैक रहा वो
FMCG था, जाहिर तौर पर क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का ये स्पेस पिछले हफ्ते में थोड़ी दिखा चुका है, तो बाजार इस वक्त थोड़ी अग्रेसिव बेट्स लेना चाहता है। शायद इस वजह से आपको रिलायंस जैसे हैवी वेट्स में बेट्स बढ़ती हुई दिखाई दी, ओपन अप थीम के स्टॉक्स में बेट बढ़ती हुई दिखाई दी आपको, साथ ही एनर्जी, और क्योंकि क्रूड का फैक्टर डोमिनेंटली प्ले कर रहा है, इसके चलते एनर्जी, ऑयल एंड गैस पैक, रिफाइनरी स्टॉक्स फिर से आज तेज दिखाई दिए, कल भी तेज थे और आज भी आपको तेज दिखाई दिए। तो मोर और लेस ये थीम्स बाजार पर हावी हुई, लेकिन 15,700 के नीचे हम 15,800 के नीचे हम यहाँ क्लोज हुए हैं और 33,200 के ऊपर फिलहाल आई थिंक बैंक निफ्टी को हमने सपोर्ट किया है। कुछ डिफेंसिव बेट्स भी आपको दिखी यहाँ पर, जैसे कि सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो। तो देखना होगा कि कल एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है, लेकिन ये श्योर है कि बाजार कहीं ना कहीं आपको ऊपर जो स्ट्रेंथ है उसे गंवाना नहीं चाहता। तो ये आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, जिस तरह से हमने एक दिन भर में जो मूव थी उसके बाद आप क्लोज होते हुए 15,800 के नीचे आप निफ्टी को यहाँ देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो को यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की। राजेश पालिया खुश और साथ ही मितेश पंचाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शो को यहीं समेटेंगे, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन मार्केट्स के बाद कारोबार जगत से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई, पॉलिटिकल से जुड़ी हुई सारी खबरें आप ET Now स्वदेश पे लगातार देखते रहें। नमस्कार।